हाय दोस्तों, नमस्कार आप सभी को। मैं अभिषेक कुमार सिंह करियर ब्रांच के इस प्लेटफॉर्म से आप सभी का स्वागत करता हूं। ओके, तो कल के वीडियो में हम लोगों ने देखा था कि किस प्रकार से मोहम्मद शाह रंगीला मुगल बादशाह बनता है, ठीक है, और उसमें सैयद बंधुओं की क्या भूमिका रहती है। ओके, और आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे कि मोहम्मद शाह रंगीला किस प्रकार से निजामुल मुल्क अर्थात चिंगलिज खां के नेतृत्व में मुगल सेना को आगे बढ़ाता है और उसी के नेतृत्व में किस प्रकार से विदेशी और देशी आक्रमण को असफल करने की कोशिश करता है। ठीक है दोस्तों, चलिए देखते हैं हम लोग। यानी आज भी हम लोग देखेंगे मोहम्मद शाह रंगीला को। ठीक है दोस्तों, मोहम्मद शाह रंगीला। ओके, इसमें हम लोगों ने कल 1729 ईस्वी में जो पालखेरा का युद्ध हुआ था, ठीक है दोस्तों, पालखेरा का युद्ध बाजीराव प्रथम एवं चिंगलिज खां के मध्य, ठीक है, इसके विषय में हम लोगों ने देखा था। और यह भी देखा था कि 1729 ईस्वी में जैसे ही पालखेरा युद्ध का अंत होता है, उसके तदुपरांत चिंगलिज खां को यानी मुगल साम्राज्य को मराठों के साथ शिवगांव की संधि के लिए बाध्य होना पड़ता है। और उस शिवगांव की संधि में यह प्रावधान किया गया कि यदि आप हमें युद्ध में पराजित होने के बाद छोड़ देते हैं और हमारे साम्राज्य पे कब्जा नहीं करते हैं, तो हम लोगों द्वारा शिवाजी द्वारा जीते गए जितने भी प्रदेश है उसे वापस कर दिया जाएगा। ठीक है, यानी उस पर पुनः मराठों का कब्जा हो जाएगा। और उसके साथ ही साथ निजामुल मुल्क ने यह भी कबूल किया कि दक्कन में आज के बाद से मराठों द्वारा चौथ एवं सरदेशमुखी नामक कर वसूले जाएंगे। ठीक है, और कल हमने चौथ एवं सरदेशमुखी नामक कर के विषय में बताया था। ओके, तो इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि किस प्रकार से मोहम्मद शाह रंगीला पालखेरा के युद्ध के बाद से दिल्ली के शासन को अपने हाथों में संभालता है। ओके, चलिए 1737 ईस्वी में पुनः बाजीराव प्रथम दिल्ली पे आक्रमण करता है और पुनः मुगलों को पराजित करता है। ठीक है दोस्तों, और वहां से कुछ मुगल जो क्षेत्र था उसमें अधिकार कर लेता है। कौन? बाजीराव प्रथम। ठीक है दोस्तों, इसके बाद देखिए क्या होता है। मोहम्मद शाह रंगीला के समय का सबसे प्रसिद्ध एवं महत्वपूर्ण घटना माना जाता है कौन? नादिर शाह का आक्रमण। ठीक है दोस्तों, नादिर शाह का आक्रमण जो कि 1739 ईस्वी में करता है। ठीक है, इसके विषय में देखिए आप लोग, ये जो नादिर शाह लिखा है ना मैंने, यह ईरान के दुर्रानी वंश का एक बहुत ही क्रूर शासक हुआ करता था। ठीक है, इसने अपने अभियान के तहत भारत पे आक्रमण करने को सोचा और जब वह भारत के बॉर्डर पे ही था, अभी विचार विमर्श कर रहा था कि भारत में चला जाए या नहीं, भारत पे आक्रमण किया जाए या नहीं। ठीक है दोस्तों, और भारत के बारे में कुछ साजिश ले रहा था। उसी समय मुगलों द्वारा इसे 50 लाख रुपए की संपत्ति देकर के और वापस ईरान भेजने की योजना बनाई गई। ठीक है, क्योंकि मुगल यह जानते थे कि यदि नादिर शाह हमारे देश पे या हमारे साम्राज्य पे आक्रमण करता है तो इसका सामना करने के लिए हमारे पास उचित जो संसाधन होना चाहिए वह नहीं है, उसका अभाव है। ठीक है, इसके साथ ही साथ इसका सामना करने वाला कोई उचित नेतृत्व वाला शासक भी नहीं था। ठीक है, क्योंकि ये जो मोहम्मद शाह रंगीला था ये तो अपने क्षेत्रीय शासकों से ही परेशान हुआ करता था। ठीक है, ये जो इसके क्षेत्रीय शासक थे वही जगह जगह इतने विद्रोह कर दिए थे कि उसका भी दमन नहीं कर पा रहा था। यानी कुल मिलाकर के यहाँ पे देखा जाए तो मोहम्मद शाह रंगीला का जो व्यक्तित्व था वह बहुत ही ढीला ढाला था और यह एक कमजोर शासक हुआ करता है। ठीक है, यह नादिर शाह के आक्रमण का सामना नहीं करना चाहता। ठीक है, और न ही कर भी पाता। ये जो मुगल सेना का नेता चुना हुआ था चिंगलिज खां को, यह भी हम लोगों ने देखा कि किस प्रकार से पालखेरा के युद्ध में पराजित हो जाता है। उसके पश्चात वही पुनः बाजीराव प्रथम जब आक्रमण करता है 1737 ईस्वी में, उस समय भी पराजित हो जाता है। ओके, यानी कि यदि चिंगलिज खां को भी नादिर शाह के समक्ष भेजा जाता तो चिंगलिज खां को पराजय हाथ लगती। यही कारण था कि मुगलों ने एक योजना बनाई और सोचा कि क्यों ना कुछ संपत्ति देकर के नादिर शाह को बॉर्डर से वापस ईरान भेज दिया जाए। यही कारण था कि उन लोगों ने योजना बनाया और 50 लाख संपत्ति देने का जो प्रस्ताव था यह नादिर शाह के समक्ष प्रस्तुत किया। ठीक, परंतु यह खबर जैसे ही अवध के नवाब को पता चली, ठीक है, उस समय का अवध का नवाब हुआ करता था शहादत खां बुरहानुल मुल्क। ठीक है दोस्तों, जैसे ही यह खबर
अवध के नवाब सआदत खां को पता चली, उसने नादिर शाह से मुलाकात किया। ठीक है, और नादिर शाह से मुलाकात किया एवं इसके पास एक सुझाव भिजवाया। ठीक है, कि मुगलों द्वारा जो 50 लाख की संपत्ति दिया जा रहा है वह काफी कम है। ठीक है, यानी वह बेहद कम है। यदि आप भारत पे आक्रमण करते हैं तो आपको उसके लगभग 100 गुने की संपत्ति हासिल होगी। ठीक है दोस्तों, अवध का जो नवाब हुआ करता था सआदत का, उसका मुख्य लक्ष्य था कि किसी भी तरह करके जो मुगल सत्ता है उसको और कमजोर कर दिया जाए, और जैसे ही मुगल सत्ता धीरे धीरे कमजोर होने लगेगी उसका जो नेतृत्व है विस्तृत होता जाएगा। ठीक है, हालांकि सआदत खान ने अवध में स्वतंत्र साम्राज्य की नींव रख दी थी और वहां का प्रथम नवाब भी बन गया था। ठीक है दोस्तों, मगर इससे भी वह संतुष्ट नहीं था, वह पूरे मुगल सत्ता को ही अपने हाथ में लेना चाहता था। ठीक है, यही कारण था कि उसने नादिर शाह जैसे विदेशी आक्रमणकारी के साथ साठगांठ करना पसंद किया और उससे भारत पे आक्रमण करने की योजना बनाई। ठीक है दोस्तों, मगर देखिए क्या होता है, नादिर शाह सआदत खां की बातों में आ जाता है। ठीक है, क्योंकि सआदत खान ने वचन दिया था कि यदि आप भारत पे आक्रमण करते हैं तो मैं तटस्थ रहूंगा, यानी मेरे द्वारा किसी प्रकार का विरोध नहीं किया जाएगा आपका, आप आइए, आपका मेरे द्वारा समर्थन किया जाएगा और हमसे जितना बन पाएगा उतने क्षेत्रीय शासकों को भी आपके समर्थन में उतारा जाएगा। ठीक है दोस्तों, ये बातें जब सुनी नादिर शाह ने तो उसने सोचा कि भारत को सोने की चिड़िया ऐसे ही नहीं कहा जाता है, इसके अंदर बहुत सारे संपत्ति रखी हुई। ठीक है, यही कारण था कि उसी के लालच में आकर के और सआदत खां की बातों से गुमराह होकर नादिर शाह भारत में कदम रखता है। ओके, अब देखिए क्या होता है, नादिर शाह का मोहम्मद शाह रंगीला द्वारा विरोध होना चाहिए था। ठीक है, क्योंकि यह एक विदेशी आक्रमणकारी था और हमारे देश में आक्रमण के ही उद्देश्य से आया हुआ था, मगर ऐसा नहीं किया जाता है। किसके द्वारा? मोहम्मद शाह रंगीला के द्वारा। मोहम्मद शाह रंगीला ने बहुत सारे व्यक्तियों को बहुत सारे साजो सामान के साथ इसका स्वागत करने के लिए भेजा। ठीक है, और दिल्ली में जैसे ही कदम रखा नादिर शाह ने, इसका भव्य स्वागत किया गया, मानो किसी प्रकार का कोई धार्मिक व्यक्ति आया हो। ठीक है, और वह भारत में किसी प्रकार का बहुत ही मतलब जनप्रिय कार्यक्रम की नींव रखने जा रहा हो। ठीक है दोस्तों, अर्थात यह कि नादिर शाह का भव्य स्वागत किया गया और उसे कभी भी ऐसा महसूस नहीं होने दिया गया कि हम दिल्ली वासी या हम मुगलवासी आपसे किसी भी प्रकार का बैर रखते। ओके, मगर जो यहाँ के नगरवासी थे उनमें नादिर शाह के प्रति वैमनस्य था। ठीक है, और वे नादिर शाह के कट्टर विरोधी थे। वे नहीं चाहते थे कि किसी भी प्रकार के जो विदेशी आक्रमण हमारे भारत में आते हैं तो उनका इस प्रकार से भव्य स्वागत हो, क्योंकि ये आक्रमणकारी ही होते हैं। यदि इन्हें थोड़ी सी भी कोई तकलीफ होगी यहाँ पे तो यह कत्लेआम मचा देंगे। ठीक, और ठीक ऐसा हुआ भी। दिल्ली के कुछ नगरवासियों द्वारा नादिर शाह के कुछ जो सैनिक थे उनकी हत्या कर दी गई। बस नादिर शाह को यहाँ पे एक कारण मिल गया। ठीक है, यानी इसे एक यहाँ पे बहाना मिल गया कि इसके माध्यम से हम दिल्ली पे आक्रमण कर सकते हैं। जैसे ही दिल्ली के नगरवासियों द्वारा कुछ सैनिकों की हत्या की गई, नादिर शाह ने कत्लेआम का आदेश दे दिया और पूरे दिल्ली में लगभग 49 दिनों तक कत्लेआम किया गया। ठीक है दोस्तों, 49 दिनों में भारत के यानी जो भी दिल्ली वासी थे उनमें लगभग लाखों लोग मारे गए। ठीक है, और घायलों की तो गिनती ही छोड़ दीजिए। यानी नादिर शाह ने एक पूरे मतलब शक्ति के साथ दिल्ली के लोगों का कत्लेआम किया और यहां से लगभग 70 करोड़ की संपत्ति लेकर के वापस ईरान गया। ठीक है दोस्तों, इस क्रम में देखिए क्या होता है, जब नादिर शाह ने आक्रमण का आदेश दे दिया था और पूरे दिल्ली में 49 दिनों तक कत्लेआम चलाया, तो इस बीच जो मुगल साम्राज्य के शासक था मोहम्मद शाह रंगीला, यह भी चुप नहीं बैठा। ठीक है, क्योंकि यह अब समझ चुका था कि अब नादिर शाह को कितना भी मैं रोकूं यह रुकने वाला व्यक्ति नहीं है। ठीक है, क्योंकि इसका तो उद्देश्य ही था किसी प्रकार बहाना ढूंढ के और दिल्ली वासियों पे जुर्म ढाना। ठीक है, और उसे मिल भी गया है और उसने अपना कत्लेआम शुरू भी कर दिया है। अब इसे इसी की भाषा में रोका जा सकता है और इसी उद्देश्य से मोहम्मद शाह रंगीला ने चिनकली खां को बोला कि भैया फिर से तैयार हो जाओ और नादिर शाह के विरुद्ध युद्ध का बिगल बजा दो। ठीक है दोस्त, यही किया चिनकली खां ने और दोनों के मध्य
युद्ध हुआ 1739 ईस्वी में, ठीक है दोस्तों। और इस युद्ध में चिनक्लिज का पराजित होता है और नादिर शाह यहां से 70 करोड़ की संपत्ति लेकर के वापस ईरान जाता है, ठीक है दोस्तों। और इस क्रम में नादिर शाह द्वारा जो मुगल शासकों द्वारा बनाया गया था मयूर सिंहासन, ठीक है, जिसे तख्त ए ताउस भी कहा जाता है, तख्त ए ताउस, ठीक है दोस्तों। इसी में कोहिनूर हीरा जरा गया था, ठीक है। इस तख्त ए ताउस का निर्माण शाहजहां के काल में कराया गया था, ठीक है। इस प्रकार से जैसे ही तख्त ए ताउस को लेकर के नादिर शाह ईरान चला गया, तख्त ए ताउस पर बैठने वाला अंतिम मुगल शासक कौन बन गया? मोहम्मद शाह रंगीला, ठीक है, क्योंकि इसी के शासनकाल में तख्त ए ताउस को लेकर के नादिर शाह कहां चला जाता है? ईरान में, ठीक है दोस्तों। पहले आप लोग इतने बातें नोट करिए, इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं, ओके। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं हम लोग, ज्यादा टाइम नहीं लेंगे। यहां पे दोस्तों एक बात ध्यान में दीजिएगा कि ये जो नादिर शाह और चिनक्लिज खां के बीच युद्ध था ना, इसका नाम था करनाल का युद्ध, ठीक है दोस्त। और यह जो करनाल है यह हरियाणा में पड़ता है, ठीक है, हरियाणा में। यह मैंने इसलिए बता दिया आप लोगों को क्योंकि यह प्रीवियस ईयर में पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है दोस्तों। तो इतना आप लोग नोट कर ही लिए होंगे, इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए ठीक है दोस्तों, देखिए आगे क्या होता है। ये जो नादिर शाह आक्रमण किया था भारत पे, ठीक है, इसका जो सेनापति था उसका नाम था अहमद खान, ठीक है दोस्तों। और जैसे ही नादिर शाह की मृत्यु होती है, नादिर शाह की मृत्यु, ठीक है, जैसे ही नादिर शाह की मृत्यु होती है 1747 ईस्वी में, ठीक है, ये जो अहमद खां था नादिर शाह का सेनापति, यही अहमद खां अहमद शाह अब्दाली के नाम से 1747 ईस्वी में ही ईरान का शासक बन बैठता है, ठीक है दोस्तों। ध्यान दीजिएगा आप, यह जो अहमद खां था यह नादिर शाह का सेनापति हुआ करता था। यानी जिस समय नादिर शाह द्वारा भारत पे आक्रमण किया गया था उस समय नादिर शाह के सेना का कमान किसके द्वारा संभाला जा रहा था? अहमद खां के द्वारा। परंतु जैसे ही 1747 ईस्वी में नादिर शाह की मृत्यु होती है, नादिर शाह के सेना का कमान जो अहमद खां संभाल रहा था, वही अहमद खां अहमद शाह अब्दाली के नाम से ईरान की गद्दी पे बैठ जाता है। कब? 1747 ईस्वी, ठीक है दोस्तों। यह जो अहमद शाह अब्दाली था इसके द्वारा भारत पे कुल 8 बार आक्रमण किए गए थे, ठीक है दोस्तों। यह एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है, इसलिए मैं यहां पे लिखा दे रहा हूं, ठीक है दोस्तों। यानी अहमद शाह अब्दाली ने टोटल 8 बार आक्रमण किया भारत पे, जिसमें से जो पहला आक्रमण था वह 1748 ईस्वी में किया गया था मोहम्मद शाह रंगीला के समय, ठीक है दोस्तों। प्रथम आक्रमण जो था अहमद शाह अब्दाली का वह 1748 ईस्वी में मोहम्मद शाह रंगीला के समय में किया गया था, ठीक है दोस्तों। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं कि अहमद शाह अब्दाली का जो अभियान है किस प्रकार आगे बढ़ता है और धीरे धीरे करके वह किस प्रकार भारत पे आक्रमण करता हुआ दिल्ली तक आ पहुंचता है, ठीक है दोस्तों। चलिए अब देखते हैं, ये जो मोहम्मद शाह रंगीला है 1748 ईस्वी में इसकी मृत्यु हो जाती है, ठीक है दोस्तों। 1748 ईस्वी में मोहम्मद शाह रंगीला की मृत्यु हो जाती है, ठीक है। तो यहां तक आप लोगों ने देख लिया होगा। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि मुगलों का अगला बादशाह कौन बनता है, ठीक है। चलिए
ठीक है दोस्तों। अब देखिए जैसे ही 1748 ईस्वी में मोहम्मद शाह रंगीला की मृत्यु होती है, ठीक है, उसके पश्चात मोहम्मद शाह रंगीला का ही पुत्र अहमद शाह, ठीक है, अहमद शाह अगला मुगल बादशाह बनता है 1748 ईस्वी में, ठीक है। यह अहमद शाह अब्दाली नहीं है, ठीक है, यहाँ पे ध्यान रखिएगा। हालांकि दोनों का जो काल है वह सेम ही है, मगर इस अहमद शाह में और अहमद शाह अब्दाली में दोनों में डिफरेंस है। यह अहमद शाह मोहम्मद शाह रंगीला का पुत्र था, जो कि 1748 ईस्वी में मुगल बादशाह बना, ओके। जबकि अहमद शाह अब्दाली जो था वह नादिर शाह का सेनापति हुआ करता था, जो कि उसके मृत्यु के पश्चात 1747 ईस्वी में ईरान का शासक बनता है, ठीक है। अहमद शाह अब्दाली, ठीक है, यहां पे मैंने लिख दिया अहमद शाह अब्दाली, ओके। मैंने आप लोगों को बताया कि अहमद शाह अब्दाली ने भारत पे कुल 8 बार आक्रमण किया था, जिसमें से पहला आक्रमण मोहम्मद शाह रंगीला के समय में 1748 ईस्वी में किया था। और अहमद शाह अब्दाली का जो सर्वाधिक आक्रमण है भारत पर, वह अहमद शाह के समय में था, ठीक है, सर्वाधिक आक्रमण, ठीक है, यानी कुल 5 बार आक्रमण किया था अहमद शाह अब्दाली ने अहमद शाह के काल में भारत पर, ओके दोस्तों। यहां पे देखिए 1748 ईस्वी में 1748-49 ईस्वी में अहमद शाह और अहमद शाह अब्दाली के मध्य पंजाब में एक युद्ध हुआ था, ठीक है दोस्तों, पंजाब में एक युद्ध हुआ था। और इसी युद्ध को अहमद शाह युद्ध के नाम से जाना जाता है, ठीक है दोस्तों। यानी मुगल बादशाह अहमद शाह और ईरान के शासक अहमद शाह अब्दाली दोनों के मध्य 1748-49 ईस्वी में पंजाब में एक भीषण युद्ध हुआ था, जिसे अहमद शाह युद्ध के नाम से जाना जाता है, ठीक है दोस्तों। इसे ध्यान में रखिएगा आप लोग, क्योंकि यह बहुत ही महत्वपूर्ण एवं कंफ्यूज कर देने वाला क्वेश्चन है। तो यहाँ पे यदि आप लोग ध्यान दिए रहिएगा, तो जैसा कि प्रीवियस ईयर में इस क्वेश्चन को पूछा गया है, तो उसमें आप लोगों को किसी भी प्रकार का डाउट नहीं होगा और आप लोग इसका राइट आंसर चूज कर पाएंगे, ओके दोस्तों। चलिए इसे फटाफट नोट करिए आप लोग। ठीक है दोस्तों, यहां तक हो गया होगा आप लोगों का। इसके बाद देखते हैं, ये जो अहमद शाह था, इसने, ठीक है, इस अहमद शाह ने अवध के नवाब सफदरजंग को अपना वजीर बनाया था, ठीक है दोस्तों। यानी जो उस समय का तत्कालीन अवध का नवाब हुआ करता था सफदरजंग, अहमद शाह ने उसी सफदरजंग को अपना वजीर नियुक्त किया था, ठीक है। और अहमद शाह के नेतृत्व में या अहमद शाह के शासनकाल में मुगल साम्राज्य इतना गरीब हो गया था कि कहा जाता है कि अहमद शाह के शासनकाल में मुगल साम्राज्य में जितने भी सोने चांदी के बर्तन हुआ करते थे, उस सारे बर्तन को, यानी उन सारे बर्तन को बेच दिए गए थे और उनसे जो मतलब पैसे मिले थे उसका उपयोग राज्य कार्य में किया गया था, ओके दोस्तों। चलिए यहां तक आप लोग नोट कर लिए होंगे। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि अहमद शाह के बाद अगला मुगल शासक कौन बनता है, ठीक है दोस्तों। चलिए ये जो अहमद शाह है, इसकी मृत्यु हो जाती है 1754 ईस्वी में, ठीक है दोस्तों। ये जो मोहम्मद शाह रंगीला है, इसका लिख लीजिए 1719 से लेकर के 1748 ईस्वी तक रहता है, ठीक है। हालांकि सैयद बंधुओं को मौत के घाट उतरवा दिया था मोहम्मद शाह रंगीला ने। यही कारण था कि 1719 ईस्वी से लेकर के 1748 ईस्वी तक के लंबे समय अंतराल तक मुगल बादशाह कायम रहा। यदि सैयद बंधु जिंदा होते तो हो सकता है कि मोहम्मद शाह रंगीला कुछ ही दिनों का मेहमान होता, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हम लोगों ने देखा कि मोहम्मद शाह रंगीला का ही पुत्र अहमद शाह था और अहमद शाह ने 1748 ईस्वी से 1754 ईस्वी तक मुगल बादशाह रहा और दिल्ली पे शासन किया, ओके। और इसके
शासनकाल की जो महत्वपूर्ण घटनाएं थी उसे भी हम लोगों ने देखा। इसके बाद हम लोग देखने वाले हैं आलमगीर द्वितीय को। ठीक है दोस्तों, मैंने आप लोगों को पहले ही बताया था कि आलमगीर प्रथम के नाम से औरंगजेब को जाना जाता है। ठीक है, और ये जो हम लोग आलमगीर द्वितीय पढ़ रहे हैं, ठीक है, यह अहमद शाह का उत्तराधिकारी था। ओके दोस्तों, इसका जो शासनकाल था वह 1754 से लेकर के 1759 ईस्वी तक। ठीक है दोस्तों, नोट करिए। ये जो आलमगीर द्वितीय था, इसके समय की जो सबसे महत्वपूर्ण घटना थी वह थी 1757 ईस्वी का प्लासी का युद्ध। ठीक है दोस्तों, प्लासी का युद्ध। ठीक है, यह वही प्लासी का युद्ध है जो कि बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला और अंग्रेज सेनापति, ठीक है, अंग्रेज सेनापति लॉर्ड क्लाइव, ठीक है दोस्तों, दोनों के बीच लड़ा गया था। 1757 ईस्वी में जो प्लासी का युद्ध लड़ा गया था वह मुख्य रूप से बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला और अंग्रेज सेनापति लॉर्ड क्लाइव के मध्य लड़ा गया था, जिसमें बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला की पराजय होती है और लॉर्ड क्लाइव विजय होता है। ठीक है, हालांकि जो बंगाल का नवाब था सिराजुद्दौला और इसकी जो सेना थी वह बहुत ही शक्तिशाली थी। ठीक है, गिनती में भी बहुत अधिक थे, यानी इनकी जो संख्या थी सिराजुद्दौला की सेना की वह भी काफी अधिक थी, परंतु जो इसका सेनापति हुआ करता था मीर जाफर, उसने अपने ही शासक, अपने ही नवाब के साथ धोखाधड़ी कर देता है और अंग्रेजों के साथ जाकर के साठगांठ कर लेता है, यानी उनसे दोस्ती कर लेता है, उनसे हाथ मिला लेता है। और जब युद्ध शुरू होता है तो उसमें धोखा से सिराजुद्दौला की सेना पे वह अटैक करवा देता है, और यही कारण होता है कि सिराजुद्दौला इतने बड़े सेना का नवाब होते हुए भी, इतने बड़े सेना का प्रधान होते हुए भी अंग्रेज सेनापति लॉर्ड क्लाइव से पराजित हो जाता है। ठीक है दोस्तों, यहां तक आप लोगों ने देख लिया होगा। इसके बाद हम लोग आगे देखेंगे। ठीक है, यहां मैंने आलमगीर द्वितीय का कार्यकाल लिखा है 1754 से 1759 ईस्वी में, अर्थात यहाँ 1759 ईस्वी में आलमगीर द्वितीय की मृत्यु हो जाती है। ठीक है, इसके बाद हम लोग देखेंगे कि हमारा नेक्स्ट जो बादशाह होगा वह कौन होगा। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। ओके दोस्तों, चलिए इसके बाद आगे हम लोग देखते हैं। आलमगीर द्वितीय के उपरांत अगला मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय बनता है। ठीक है, शाह आलम द्वितीय, इसका जो कार्यकाल है 1759 से लेकर के 1806 ईस्वी तक। ठीक है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे। शाह आलम प्रथम के नाम से मैंने पहले बताया था कि बहादुर शाह प्रथम को जाना जाता है। ठीक है, जिसे साहेब खबर या बूढ़ा बादशाह भी कहा गया था। ओके दोस्तों, तो यहाँ पे हम लोग विशेष रूप से शाह आलम द्वितीय को देखेंगे। यहाँ पे हम लोगों ने यह तो देख लिया कि शाह आलम द्वितीय जो है वह 1759 ईस्वी में मुगल बादशाह बनता है। ठीक है दोस्तों, इसके बाद हम लोग देखने वाले हैं इसके समय की कुछ महत्वपूर्ण घटनाओं को। ठीक है, तो इसके समय की सबसे जो महत्वपूर्ण घटना थी वे दो थी। ठीक, पहला देखिए क्या थे। पहला थे 1761 ईस्वी में जो पानीपत का तृतीय युद्ध हुआ था, पानीपत का तृतीय युद्ध। ठीक है दोस्तों, और दूसरा था 1764 ईस्वी का बक्सर का युद्ध, बक्सर का युद्ध। ठीक है दोस्तों, यहां पे देखिए मैं केवल ये जो युद्ध है उनको संक्षिप्त रूप से समझाऊंगा, और जैसे ही हम लोग आगे की टॉपिक को देखेंगे उसमें टोटल जितने भी मैं युद्ध की चर्चा कर रहा हूं यहाँ पे उसको बहुत ही विस्तृत ढंग से देखने का प्रयास करेंगे। ओके दोस्तों,
तो चलिए, यह जो 1761 ईस्वी में पानीपत का तृतीय युद्ध लड़ा गया था, वह अहमद शाह अब्दाली एवं मराठों के बीच लड़ा गया था। ठीक है दोस्तों, मैंने आप लोगों को पहले ही बताया था कि अहमद शाह अब्दाली के द्वारा भारत पे कुल 8 बार आक्रमण किए गए थे। ठीक है, जिसमें से पहला आक्रमण 1748 ईस्वी में मुगल बादशाह मोहम्मद शाह रंगीला के समय में किया गया था। ठीक है, और सर्वाधिक आक्रमण अहमद शाह के समय में किया गया था। ठीक है, 5 बार। और जो अंतिम आक्रमण था वह मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय के काल में 1761 ईस्वी में किया गया था, परंतु वह जो आक्रमण था वह मराठों के विरुद्ध था। ठीक है दोस्तों, और उस समय इस युद्ध में मराठों का नेतृत्व बालाजी बाजीराव अर्थात नाना साहब कर रहे थे, एवं उनका जो भाई थे विश्वासराव, वे भी इस युद्ध में उन्हें सहयोग प्रदान कर रहे थे। और मराठों का सेनापति जो था वह सदाशिवराव भाऊ था। ठीक है, और मराठों का जो तोपची था वह इब्राहिम शाह गारदी था। ठीक है दोस्तों, यानी मराठों के संबंध में आप लोगों को इतनी बातें याद रखनी होगी। ये जो पानीपत का तृतीय युद्ध लिखा है मैंने, यह जो था मराठा एवं अहमद शाह अब्दाली, अफगान भी लिखता है। ठीक है दोस्तों, देखिए मराठों का नेतृत्व मैंने बताया बालाजी बाजीराव कर रहे थे, बालाजी बाजीराव। इन्हीं का दूसरा नाम है नाना साहब। ठीक है दोस्तों, और इनका भाई विश्वासराव, इन्हीं के द्वारा मराठों का नेतृत्व किया जा रहा था। ठीक है, इसमें जो सेनापति थे मराठों का, उनका नाम था सदाशिवराव भाऊ, शिवराव भाऊ। ठीक है दोस्तों, और इसमें मराठों का तोपची था इब्राहिम शाह गारदी। यह बहुत ही महत्वपूर्ण फैक्ट है इस टॉपिक का, इब्राहिम शाह गारदी। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे मैंने जितनी सारी नामें लिखाई है, ठीक है दोस्तों, यदि आप लोगों ने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देखा होगा एसएससी का, ठीक है, तो ये सारे क्वेश्चंस उसमें पूछे गए। ठीक है, ऐसे पूछा जाता है क्वेश्चन कि पानीपत का जो तृतीय युद्ध हुआ था उसमें मराठों का नेतृत्व कौन कर रहे थे। ठीक है दोस्तों, हालांकि जेन्युइन ये जो बालाजी बाजीराव का नाम है यही आता है, परंतु इस बार जो बीएचयू पीईटी का एग्जाम हुआ था उसमें ऑप्शन में बालाजी बाजीराव था ही नहीं, उसमें विश्वासराव था। ठीक है, तो उसका राइट आंसर कौन हो जाएगा, विश्वासराव। ठीक है, इसमें यह भी पूछता है कि जो पानीपत का तृतीय युद्ध लड़ा गया था, ठीक है, मराठों एवं अफगानों के बीच, तो उसमें मराठों का सेनापति कौन था। ठीक है, तो उसका राइट आंसर होगा सदाशिवराव भाऊ। ओके, और उसमें मराठों का जो तोपची था वह इब्राहिम शाह गारदी था। ठीक है दोस्तों, इसमें कहीं से भी आप लोगों को किसी भी प्रकार का कंफ्यूजन नहीं हो रहा होगा। ठीक है दोस्तों, अब देखिए, अब हम लोग देखेंगे 1764 ईस्वी का बक्सर का युद्ध। चूंकि हम लोगों ने अभी तो आप लोगों ने पढ़ा नहीं है उस टॉपिक को, ठीक, संक्षेप में ही बता देता हूं यहाँ पे आप लोगों को। ये जो प्लासी का युद्ध मैंने बताया जिसमें सिराजुद्दौला पराजित होता है, तो उसके बाद जो धोखाधड़ी किया था सिराजुद्दौला के साथ में मीर जाफर, ठीक है, उसको बंगाल का अगला नवाब बना दिया जाता है। ठीक है, परंतु कुछ ही दिनों बाद मीर जाफर को हटा करके और उसके ही दामाद मीर कासिम को बंगाल का नवाब बनाया जाता है। ठीक है दोस्तों, परंतु जो मीर कासिम था शुरू में तो अंग्रेजों का पक्षधर रहा, परंतु धीरे धीरे वह अंग्रेजों से विमुख होकर के अपने विवेक से कार्य करने लगा, और उसने जो बंगाल की राजधानी हुआ करते थे मुर्शिदाबाद, वहां से राजधानी को स्थानांतरित करके और मुंगेर ला दिया। ठीक है, और मुंगेर में ही हथियार बनाने के जो अस्त्रागार हुआ करते थे उसकी स्थापना की। ठीक है, इससे जो ब्रिटिशर्स थे वह काफी नाराज थे। ठीक है, उन्होंने मीर कासिम के विरुद्ध एक अभियान छेड़ा और उसके तहत मीर कासिम को बंगाल के नवाब पद से हटा दिया। ठीक है, परंतु जो मीर कासिम था वह एक स्वाभिमानी व्यक्ति था, वह थोड़े से डर के कारण अपनी पूर्ण हार नहीं मानने वाला था, और यही कारण है कि वह भाग करके दिल्ली चला जाता है, और दिल्ली का जो बादशाह हुआ करता था शाह आलम द्वितीय, उससे साठगांठ करता है और उससे दोस्ती करता है, और वह कहता है कि यदि आपका साथ मिल जाए तो मैं ब्रिटिशर्स को भारत से भगा के ही सांस लूंगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो शाह आलम द्वितीय है, इसका जो अवध के साथ संबंध था वह बहुत ही मजबूत था। ठीक है,
वह कहता है कि केवल 2 ही नहीं, यदि अंग्रेजों को भगाना है तो क्यों न पूरी शक्ति का इस्तेमाल किया जाए ताकि अंग्रेज यहाँ पे तनिक न बच पाए। ठीक है, और इसी उद्देश्य से उसने अवध के नवाब जो सुजाउद्दौला हुआ करते थे उनको भी अपने साथ मिला लेता है, और इस प्रकार सुजाउद्दौला, शाह आलम द्वितीय एवं मीर कासिम तीनों को मिलाकर के एक त्रिगुट का निर्माण होता है, और उन्हीं तीनों द्वारा अंग्रेजों के खिलाफ एक संघर्ष छेड़ा जाता है। ठीक है दोस्तों, एक युद्ध लड़ा जाता है, और वह जो युद्ध था वह बिहार के बक्सर नामक स्थान पर लड़ा जाता है। यही कारण है कि उस युद्ध को बक्सर के युद्ध के नाम से जाना जाता है। ठीक है, यह किन के बीच हुआ था? मीर कासिम, शाह आलम द्वितीय, ठीक है, सुजाउद्दौला और अंग्रेजों के बीच। ठीक है, परंतु यहाँ पे अंग्रेजों का जो सेनापतित्व है वह कर रहा था हेक्टर मुनरो। ठीक है दोस्तों, हेक्टर मुनरो। देखिए यहाँ पे बहुत ही स्पष्ट है, इस युद्ध में हालांकि त्रिगुट ने अंग्रेजों के खिलाफ अभियान छेड़ा था। ठीक है, यानी इस त्रिगुट का लक्ष्य ही था अंग्रेजों को पराजित करना, परंतु यहाँ पे बिल्कुल उसका विपरीत होता है और यह त्रिगुट पराजित हो जाता है, और हेक्टर मुनरो अपने कुशल सेनापतित्व का परिचय देते हुए अंग्रेजों को विजय दिला देता है। ठीक है दोस्तों, जैसे ही पराजित होते हैं त्रिगुट, तो यहाँ पे मीर कासिम तो भाग करके दिल्ली चला जाता है, और कुछ दिनों बाद भीख मांगते मांगते इसकी मृत्यु हो जाती है। परंतु जो शाह आलम द्वितीय था, जो कि मुगल बादशाह था और अवध का नवाब सुजाउद्दौला था, यह इतने बड़े पद को भला कैसे त्याग सकता था? इन दोनों को हेक्टर मुनरो के साथ एक बहुत ही शर्मनाक संधि के लिए बेहोश होना पड़ा, और वह संधि इलाहाबाद की संधि के नाम से जाने जाती है। ठीक है, और वह जो संधि था 2 चरण में हुआ। पहला जो संधि था उसे इलाहाबाद की प्रथम संधि के नाम से जाना जाता है, जो कि शाह आलम द्वितीय एवं हेक्टर मुनरो के बीच हुआ था। ठीक है, हेक्टर मुनरो या उस समय तक आ गया था, लॉर्ड क्लाइव को भी भारत बुलाया गया था। ठीक है, तो उसने भी उस संधि में भाग लिया था। ओके, और दूसरा जो इलाहाबाद की संधि हुई थी वह सुजाउद्दौला एवं अंग्रेजों के बीच हुई थी। ठीक है दोस्तों, और इन दोनों संधियों के माध्यम से क्या किया गया कि जो बंगाल, बिहार और उड़ीसा का क्षेत्र हुआ करता था, उन तीनों क्षेत्रों में अंग्रेजों को दीवानी प्रदान कर दी गई। ठीक है, तो इस प्रकार हम लोगों ने देखा कि इसके समय 2 महत्वपूर्ण घटनाएं घटी थी। पहला 1761 ईस्वी का पानीपत का तृतीय युद्ध, और दूसरा था 1764 ईस्वी का बक्सर का युद्ध। ठीक है, इसके बाद इसके समय के एक और महत्वपूर्ण घटना मानी जाती है, जो कि 1803 ईस्वी में ब्रिटिशर्स द्वारा अपनाई जाती है। ठीक है, यहाँ पे क्या किया गया कि 1803 ईस्वी आते आते ब्रिटिश जो शासक थे उनके द्वारा दिल्ली पे अधिकार कर लिया जाता है, और जो मुगल शासक है उन्हें अपना पेंशनकारी बना लिया जाता है। ठीक है, यानी कहा जाता है कि आप जो है एक दिखावटी मुखौटे के रूप में शासक बने रहिए। ठीक है, आपका कोई कार्य नहीं रहेगा, सारा कार्य जो है हमारे ब्रिटिश अधिकारी निभाएंगे। ठीक है, जो भी कार्य होंगे उसका जो क्रियान्वयन है वो हमारे ब्रिटिश अधिकारी करेंगे, सिर्फ आप शासक बने रहिए, और आपको जो है एक निश्चित रकम के रूप में पेंशन दिया जाएगा। ठीक है दोस्तों, और सारा जो दीवानी और प्रशासनिक अधिकार है वह ब्रिटिशर्स ने अपने हाथों में ले लिया। अब देखिए क्या होता है, 1806 ईस्वी में शाह आलम द्वितीय की मृत्यु हो जाती है। ठीक है दोस्तों, यहां तक पहले आप लोग नोट करिए, इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए इसके बाद फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। यहां पे हम लोगों ने शाह आलम द्वितीय को भी देख लिया। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों यहाँ पे आप लोगों को जितनी भी जानकारियां दी जा रही है वह आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण है। यदि इतनी जानकारियां आप लोग किसी एक वीडियो में खोजिएगा तो वह बहुत ही मुश्किल है, आप लोगों को मिल नहीं पाएगा। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे हम लोगों ने देखा था शाह आलम द्वितीय तक। ठीक है, इसके बाद हम लोगों का अगला टॉपिक होगा अकबर द्वितीय। ठीक है दोस्तों, चलिए इसे देखते हैं। यह जो अकबर द्वितीय है इसका शासनकाल 1806 ईस्वी से लेकर के 1837 ईस्वी तक रहता है।
ठीक है दोस्तों, यह जो अकबर द्वितीय था यह शाह आलम द्वितीय का ही पुत्र हुआ करता था। ठीक है, यह ब्रिटिश संरक्षण में शासक बनने वाला पहला मुगल बादशाह था। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हम लोगों ने देखा था कि शाह आलम द्वितीय के ही समय में 1803 ईस्वी में ब्रिटिशर्स द्वारा मुगल शासकों को अपना पेंशनकारी बना लिया जाता है और उनका जो जितना भी प्रशासनिक और दीवानी अधिकार था वह अपने हाथों में ले लिया जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार से 1806 ईस्वी में जैसे ही शाह आलम द्वितीय की मृत्यु होती है, जितना कार्यभार था वह सब ब्रिटिशर्स के हाथ में आ जाता है और यही कारण था कि अकबर द्वितीय को ब्रिटिशर्स ने खुद मुगल बादशाह नियुक्त किया। अर्थात यह कि ब्रिटिशर्स के संरक्षण में, अंग्रेजों के संरक्षण में शासक बनने वाला प्रथम मुगल बादशाह कौन हुआ? अकबर द्वितीय हुआ। ठीक है, यह 1806 ईस्वी में शासक बना था। इसके समय की एक महत्वपूर्ण बात है कि 1830 ईस्वी में अकबर द्वितीय ने जो राम मोहन राय हुआ करते थे, ठीक है, राम मोहन राय, ठीक है, राम मोहन राय को 1830 ईस्वी में अकबर द्वितीय ने राजा की उपाधि प्रदान किया गया। ठीक है, राजा की उपाधि प्रदान किया एवं अपनी पेंशन बढ़वाने के लिए लंदन भेजा। ठीक है दोस्तों, देखिए क्यों भेजा था? पेंशन बढ़वाने के लिए। यहां पे देखिए, बहुत ही ध्यान दीजिएगा आप लोग। अकबर द्वितीय ने 1830 ईस्वी में राम मोहन राय को राजा की उपाधि प्रदान किया। ठीक है, और राजा की उपाधि प्रदान करके इन्हें लंदन भेज दिया अपनी पेंशन बढ़वाने के लिए। ठीक है, और तभी से राम मोहन राय को राजा राम मोहन राय के नाम से जाना जाता है। ठीक है दोस्तों, तो यहां तक आप लोग को बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। ठीक है, इसके बाद हम लोग आगे देखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। इसके बाद हम लोगों का अगला टॉपिक है बहादुर शाह द्वितीय। ओके दोस्तों, बहादुर शाह प्रथम को तो आप लोग पढ़ लिया होंगे। ठीक है, इसके बाद हम लोग देखते हैं बहादुर शाह द्वितीय। ठीक है दोस्तों, यह जो बहादुर शाह द्वितीय था यह 1837 ईस्वी में मुगल बादशाह बना। ठीक है, यह बहादुर शाह द्वितीय जो था यह अकबर द्वितीय का ही पुत्र था। ठीक, और 1837 ईस्वी में यह मुगल बादशाह बना और इसका कार्यकाल 1857 ईस्वी तक रहा था। ठीक है दोस्तों, इसके समय के देखिए क्या क्या महत्वपूर्ण घटना है। यह जो बहादुर शाह द्वितीय था यह भारत का एक महान कवि हुआ करता था। ठीक है, एक महान कवि था। ठीक, यही कारण है कि इसे जफर के भी नाम से जाना जाता है। ठीक है, जफर। और कहीं कहीं बहादुर शाह द्वितीय का ही नाम दिया रहता है बहादुर शाह जफर। ओके, तो इससे आप लोग कहीं भी डाउट में मत रहिएगा। इसके समय के जो प्रमुख कवि थे, ठीक है, उनमें नाम आता है, पहला नाम आता है इब्राहिम गौस का। ठीक है, यह क्वेश्चन पूछा गया है इसलिए आप लोग इसे ध्यान में रखिएगा, इब्राहिम गौस। ओके, और दूसरा नाम आता है असदुल्ला खान, असदुल्ला खान। ठीक है दोस्तों, और इन्हीं का दूसरा नाम है मिर्जा गालिब। ठीक है दोस्तों, यह बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनता है यहां से। ठीक है, क्वेश्चन देता है कि बहादुर शाह द्वितीय या बहादुर शाह जफर के समकालीन निम्नलिखित में से कौन से कवि का नाम आता है। ठीक है दोस्तों, तो उसमें आपका ऑप्शन रहेगा जिसमें से या तो इब्राहिम गौस का नाम दिया रहेगा या असदुल्ला खां या मिर्जा गालिब का नाम दिया रहेगा, और जो भी इसमें से ऑप्शन रहेगा वही हमारा राइट आंसर होगा। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हम लोग देखते हैं और आगे हम लोग बहुत विस्तार रूप से देखेंगे भी कि 1857 ईस्वी की जो क्रांति होती है उसमें जैसे ही मेरठ के जो विद्रोही थे दिल्ली में प्रवेश करते हैं, उन्होंने जो अपना नेतृत्व है बहादुर शाह द्वितीय को सौंप दिया। ठीक है, अर्थात अब विद्रोह का नेता कौन बन गया? बहादुर शाह द्वितीय। ठीक है दोस्तों, परंतु अंग्रेजों ने
जो भी मुगल शासक हुआ करते थे उन्हें अपना पेंशनकारी बना लिया था, ठीक है, और उन्हें अब किसी प्रकार का डिसीजन लेने का कोई भी अधिकार नहीं था। परंतु मेरठ के जो भी विद्रोही थे उन्होंने अपना नेता चुना इन्हें, और इन्हें ही मुगल बादशाह घोषित कर दिया, ठीक है, यानी पुनः इन्हें पूरे भारत का सुल्तान मान लिया गया, ठीक है। परंतु इससे अंग्रेज बहुत ही नाराज हुए। वे सोचे कि जिसे ही हम लोग पेंशन देते हैं, जिसे ही मतलब बिना कार्य किए इतने धन देते हैं, और वही हमारे खिलाफ षड्यंत्र रच रहा है, यह हमारे लिए बर्दाश्त करने योग्य नहीं है। और यही कारण है कि निकलसन एवं हडसन को दिल्ली में विद्रोह दबाने के लिए भेजा जाता है, और वे दोनों उस विद्रोह को बहुत ही निर्ममता पूर्वक और सफलतापूर्वक दबा भी देते हैं, ठीक है। और जब वे विद्रोह दबा देते हैं और बहादुर शाह द्वितीय की तरफ रुख करते हैं, तो यह जाकर के हुमायूं के मुकबरे में छिप जाता है, ठीक है। परंतु इसके ही एक जो विश्वासी व्यक्ति था, ठीक है, जिसमें पहले से ये विश्वास करता आ रहा था, उसी ने मेन समय पे धोखा दे दिया, और उसी के इशारे पर निकलसन और हडसन जो था वे हुमायूं के मकबरे पहुंच गए, ठीक है। और वहां से बहादुर शाह द्वितीय को गिरफ्तार कर दिया जाता है, और 19 सितंबर 1857 ईस्वी को इसे गिरफ्तार करके रंगून निर्वासित कर दिया जाता है, ठीक है। रंगून जो उस समय का बर्मा में हुआ करता था, और वहां जब चला जाता है यह, तो 1862 ईस्वी में इसे एक बीमारी के कारण, एक असाध्य बीमारी के कारण इसकी मृत्यु हो जाती है। और उसी समय से जैसे ही इसे गिरफ्तार करके भारत से भेज दिया गया, रंगून निर्वासित कर दिया गया, उसी के पश्चात से 1858 ईस्वी में भारत की जो मुगल सत्ता है उसकी पूर्ण समाप्ति हो जाती है, और भारत पे ब्रिटिश क्राउन का शासन शुरू हो जाता है, ठीक है दोस्तों। तो उसे हम लोग बहुत ही विस्तृत ढंग से देखेंगे। और आज जो हम लोगों का उत्तर मुगल काल है या मुगल साम्राज्य का पतन है, यह टॉपिक यहाँ पे समाप्त होता है, ठीक है। तो इसके बाद हम लोग इसके आगे के जो भी टॉपिक है उसको देखने का प्रयास करेंगे। तब तक के लिए मैं इस वीडियो से आप लोगों से विदा लेना चाहता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद।